ससुराल में बहू का पहला दिन। बहू नजर न लगे, कितनी सुंदर लग रही है। आजा, जल्दी से नीचे आजा, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ माँ जी। माँ जी, क्या मुंह दिखाई की रस्म के लिए ये इतना भारी लहंगा पहनना जरूरी है? बिल्कुल बहू, वरना तू भी बाकी की लड़कियों में ही ना मिल जाएगी। बहू को तो सबसे अलग दिखने के लिए ही ये भारी भरकम कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। वैसे बहू, अब जल्दी से नीचे आजा, वरना सभी मेहमान चले जाएंगे। कमलावती अपनी बहू को शादी करके लाने के थोड़ी देर बाद ही उसे शादी के जोड़े में ही मुंह दिखाई की रस्म के लिए ले आई। अरे हटो हटो, मेरी बहू रानी को जगह दो। अरे अरे, सास बनते ही तू तो पूरी अपनी बहू के ही रंग में रंग गई। रंगना पड़ता है बहन, अब बहू भी तो आखिर मेरी ही है। चलो अब हट भी जाओ, मुझे मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करनी है। कमलावती ने अपनी बहू को सोफे पर बैठा दिया और एक एक करके औरतें उसकी मुंह दिखाई की रस्म करने लगी। अरे इस जोड़ी में तो मुझे बड़ी ही गर्मी लग रही है। मन कर रहा है कि यहाँ से उठकर भाग जाऊं, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। ऊपर से ये सभी मुझे मिठाई पर मिठाई खिलाए जा रहे हैं। मेरा तो सारा गला ही चिपक गया है। अरे बहू, ले थोड़ा सा पानी पी ले। इतनी सारी मिठाई खा खा कर पूरा हलक भी चिपक सा जाता है। मेरी सास कितनी अच्छी है, उन्हें मेरी कितनी परवाह है। अब बस जल्दी से ये सारी रस्में खत्म हो और मैं आराम से जाकर अपने कमरे में आराम करूं। लेकिन अभी तो कल का दिन भी बाकी है। कल तो मेरी ससुराल में पहला दिन होगा। भगवान, बस अब तू ही मुझे हिम्मत देना। अदिति मन ही मन अपने कल के ससुराल में पहले दिन के बारे में सोच सोच कर परेशान थी, क्योंकि उसे तो शादी के दिन को ही रस्मों ने थका दिया था। ऐसे ही किसी तरह अदिति की शादी का दिन तो बीत गया और आज अदिति का ससुराल में पहला दिन था। ओहो, ये अलार्म! इतनी जल्दी ये सुबह क्यों हो गई? मैं अभी भी थकी हुई हूँ। अरे अदिति, तुम उठ गई? आप पहले ही उठ गए थे? हाँ, सभी मेहमान आए हुए हैं तो मेरी आंख खुल गई। तुम नहा धोकर आ जाना, तब तक मैं मेहमानों को देख लेता हूँ। विहान नीचे चला गया और अदिति भी ताजे ताजे पानी से नहाकर आ गई। नहाने से मेरी थोड़ी थकान तो मिट ही गई है। बहू उठ गई? जी बुआ जी, नमस्ते। नमस्ते बहू, मैं तेरे कपड़े और गहने लेकर आ गई हूँ। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। जी जी जी। अरुंधति अदिति को भारी भरकम लहंगा चोली देकर चली गई, जिसे पहनकर और 16 श्रृंगार करके अदिति नीचे आ गई। लो आ गई मेरी बहू भी। बहू, तुझे नींद वींद तो सही से आ गई ना? हाँ आ गई। अब नहीं भी आई होगी तो क्या फर्क पड़ता है। अब बहू आ गई है तो चलिए सभी ट्रंक खुलाई की रस्म कर लेते हैं। वैसे भी इस वक्त पास दूर के सभी मेहमान भी मौजूद हैं, तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो वही ले लेगा। जी। अरे जिसको जो भी चाहिए जल्दी जल्दी से ले लो और फिर मुझे भी इन भारी कपड़ों और रस्मों से छुटकारा दो। बहू जा, अपना ट्रंक तू खुद ही ले आ। हाँ भाभी, जरा जल्दी से ले आइए। मेरा तो अब इंतजार करना भी मुश्किल हो रहा है। अरे माँ छोटी, तुम सभी इतना भारी संदूक लाने को अदिति को क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना, मैं ले आऊंगा। हाँ, कम से कम मेरे पति तो मेरी हालत को समझते हैं। माँ भाभी के मन में ना जाने क्या क्या चल रहा होगा। बेचारी भाभी अभी नई नवेली बहू है ना, बस इसीलिए कुछ बोल नहीं रही है। पूजा ऐसे बोलकर अपनी भाभी को छेड़ने लगी। कुछ देर बाद विहान संदूक को उठाकर ले आया और जिस जिस मेहमान को जो जो भी अच्छा लगा उसने उस संदूक से वो निकाल लिया। भाभी जी, मुझे तो आपके संदूक से ये वाला हार बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए। जो भी मन में हो वो ले ले छोटी, तेरी भाभी जी का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा चलो, अब बस बहुत हुआ। मेरी बहू के सामान में से बीना बीनी करना। बहू, अब तेरी पहली रसोई की रस्म का टाइम है, जा अच्छा सा मीठा बना ले। जी भाभी, मेरा मन तो खीर का है, तो आज आप वही बनाना। अदिति अपनी नंद की फरमाइश सुनकर रसोई में खीर बनाने आ गई। पहले जब मैं ये अपने घर में नई बहुओं की पहली रसोई करती देखती थी तो मुझे लगता था कि ये बड़ा ही मजेदार काम है, लेकिन शादी तो सच में बड़ा ही थका देने वाला काम है। ऊपर से ये गर्मी और भारी गहने। मेरे माँ बाप मेरी शादी ठंडे मौसम में नहीं करवा सकते थे क्या? अभी मेवा कहाँ रखा है और खीर के चावल। उफ। अदिति एक हाथ से अपने लहंगे को संभालती हुई खीर बनाने का सामान ढूंढ रही थी। बेचारी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर ये बन ही गई। अब सभी को इसे प्यालियों में सर्व करके आती हूँ। अदिति ने खीर को प्यालियों में निकालकर सभी मेहमानों को सर्व कर दिया। उसकी ये थकान वाली शक्ल विहान को साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो सभी को खीर परोसकर वहीं पर बैठ गई कि तभी उसे विहान ने इशारे से बुलाया। ये विहान जी क्या बोल रहे हैं? अदिति इधर आओ। विहान के इशारे पर अदिति जल्दी से उठकर चली गई और विहान उसे कमरे में ले गया। जी बोलिए, आपने मुझे क्यों बुला लिया? नीचे सब क्या सोचेंगे?
छोड़ो सभी की फिक्र, तुम इधर आकर बैठो। जी। ये लो, आकर हो। सभी की सेवा करते करते तुम अपने बारे में भूल गई थी, क्यों, है ना? लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। चलो अब जल्दी से ये खा लो। आपको याद था कि मैंने कुछ नहीं खाया है? मुझे सिर्फ यही याद था। इतनी गर्मी में मेरी प्यारी पत्नी सभी की सेवा कर रही है, तो कोई उसका भी तो ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए ना। अब जल्दी से इसे खा लो। और हाँ, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगा। बोलिए। अदिति, इन दिनों को एंजॉय करो। जब तुम इन्हें एंजॉय करोगी तो तुम्हें थकान कम महसूस होगी, और ये दिन बार बार थोड़ी ही आते हैं, इसलिए इन दिनों में थोड़ी सी थकान है, झेल लो। आगे को यही दिन यादें बन जाएंगे। आपने सही कहा विहान जी, शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए। मैं बेकार में ही थकान को महसूस कर रही थी, जबकि ये दिन बार बार थोड़े ही आएंगे। इसका मतलब मेरी बीवी समझदार है। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, अब मैं नीचे चली जाती हूँ, वरना सभी मेहमान परेशान हो जाएंगे। विहान ने अपने हाथों से अदिति को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद अदिति नीचे आ गई। अदिति बहू कहाँ थी अब तक? ये ले, तूने खीर इतनी लाजवाब बनाई कि हम सभी का मन खुश हो गया। मेरी तरफ से तेरा शगुन। शुक्रिया माँ जी। बहू, सच में तूने बहुत ही अच्छी खीर बनाई थी। मैंने तो पूरी 3 कटोरियाँ खाई। ये ले बहू, मेरी तरफ से शगुन। सभी ने अदिति को उसकी पहली रसोई की खुशी में शगुन दिया, और ये सब कुछ पाकर अदिति भी बहुत खुश हुई। अब वो अपनी थकान को नहीं बल्कि सभी लोगों की खुशी को देख रही थी और उस लम्हे को पूरी तरह जी रही थी। शादी के बाद ससुराल का पहला दिन किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर एक अच्छा पति मिल जाए तो हर दिन खूबसूरत हो जाता है। घूंघट वाली बहू के मूली के पराठे। मामी सोच रही थी क्यों ना आज सभी के लिए मूली के पराठे बना दूं। ये क्या बहू, अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने हमें मूली के पराठे खाए थे, आज फिर से? माँ जी, सर्दी के मौसम में तो मैं रोजाना भी मूली के पराठे बना और खा सकती हूँ, और फिर मूली के पराठों का मौसम तो अभी अभी भी शुरू ही हुआ है, तो क्या हुआ अगर हम जल्दी जल्दी भी इन्हें बना ले तो? अब मैं तुझसे क्या ही बोलूं बहू, अगर तेरा इतना ही मन है तो तू बना ले। वैसे आज रीमा को अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना था, और कल को तो तुझे भी मोहित के साथ उसके बॉस की शादी में जाना है, तो क्या ऐसे में मूली के पराठे खाना सही रहेगा? अरे, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अरे, उन्हें खाने के बाद जो जहरीली गैस निकलती है, अगर वो पब्लिक के बीच में निकल गई तो क्या होगा? अरे माँ जी, सीधी सीधी बोलिए ना कि आपको खतरनाक पाद आने का डर है। अरे, कैसे बदतमीजों की तरह बात कर रही है। अब इसमें क्या बदतमीजी है? अरे माँ जी, क्या अमीर लोग पाद नहीं मारते हैं, या उनके पेट में ये बदबूदार गैस नहीं बनती है? हे भगवान, जरा धीरे से बोल, कोई सुन लेगा। माँ जी, सभी पाते हैं तो इसमें इतना छिपाने की क्या जरूरत है? बेशरम, ये ऐसे मेरे सामने ही तो संगीत बजा दिया तूने। कितना आराम मिला। लगता है कि मूली के पराठे अब तक असर कर रहे हैं। हे भगवान, अब तुझे कौन समझाए? अब आप मुझे बाद में समझाना, मैं तो चली सभी के लिए मूली के पराठे बनाने। अनन्या सभी के लिए जाकर मूली के पराठे बनाने लगी। अरे, सर्दी में अगर मूली के पराठे न खाए तो क्या खाया? ना जाने माँ जी को इन्हें खाने में क्या होता है। जब ये गैस मेरे शरीर से बाहर आती है मुझे बड़ा मजा आता है। अनन्या ऐसे ही पादते हुए खाना बना रही थी। मूली के पराठों का हिसाब बढ़िया है, आगे से खाओ, पीछे से निकालो। क्या निकालो भाभी जी? अरे, तुम कलेजे से आ गई ननन जी। वो कलेजा नहीं होता है भाभी, कॉलेज होता है। वैसे आज क्या बन रहा है? गर्मा गर्म मूली के पराठे खाने हैं? नहीं भाभी, परसों यही पराठे खाने की वजह से मैंने बहुत जगह अपनी इज्जत को जाने से रोका था, वरना वो जहरीली गैस बस पब्लिक के बीच में छूटने ही वाली थी। मैं आज फिर से ये खाने की गलती नहीं करूंगी। ये भी कोई बात हुई? बेकार की बातों की तुम ऐसी चिंता क्यों करती हो भाभी? अरे ये लो, ज्यादा नहीं, बस एक खा लो। अनन्या ने जबरदस्ती रीमा को पराठा दे दिया। अब सीजन के मूली के पराठे होते ही ऐसे हैं कि कोई भी खाने से इनकार नहीं कर पाता। इसी तरह से रीमा ने भी मूली के पराठे को खा लिया और शाम को वो अपनी सहेली के बर्थडे में चली गई। अरे नहीं, गैस! क्या हुआ रीमा, हमारे साथ आकर डांस करो ना। हाँ यार, अरे नहीं, अगर डांस किया तो कहीं दुर्घटना ना हो जाए। भाभी जी, आज आपने मुझे क्यों खिला दिया? आ भी रीमा, आजा। हाँ। रीमा उठकर अपने दोस्तों के पास चली गई और हल्के हल्के से म्यूजिक पर अपने पाँव हिलाने लगी। रीमा, सॉरी दोस्तों, मुझे जरा थोड़ा सा काम है, मैं आज ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। बाय। ऐसे बोलकर रीमा जल्दी से अपना बैग उठाकर वहाँ से भाग आई। उसका मन तो नहीं था, लेकिन जहरीली गैस कहीं दोस्तों के बीच न छूट जाए, बस इसीलिए रीमा वहाँ से आ गई थी। आज तो भाभी जी ने मेरा पूरा दिन खराब करवा दिया।
रीमा गुस्से में अपने घर चली गई। अंजना ने उससे काफी बार जल्दी लौट आने की वजह पूछी, लेकिन रीमा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। इसी तरह से एक दिन और बीत गया और आज अनन्या को अपने पति के साथ एक बिजनेस पार्टी में जाना था। मैं तो उन पराठों को कितना ही क्यों ना खा लूं, लेकिन मेरा तो इनसे मन ही नहीं भरता है। अरे अनन्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस मोहित जी अभी पराठा खा लो, मैं तैयार हो जाऊंगी। किस चीज का पराठा है ये? एक मूली पड़ी हुई थी तो मैंने उसी का पराठा बना लिया। अरे नहीं, क्या ऐसी खूंखार चीज तुम्हें आज ही खानी थी? अब इसमें क्या खूंखार है, जरा बताइए। कुछ नहीं, बस अब तुमने इसे खा ही लिया है तो जरा गैस वगैरह का ध्यान रखना। और हाँ अनन्या, क्या आज भी तुम इस घूंघट में ही वहां जाओगी? हाय मोहित जी, प्राण जाए पर घूंघट न जाए। ना बाबा ना, मैं इस घूंघट को नहीं हटाऊंगी। बात को समझो अनन्या, ये कोई गांव देहात नहीं है जो तुम घूंघट में चली जाओ और कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान न दे। तो फिर रहने दीजिए, हम जा ही नहीं रहे हैं। वैसे भी अगर घूंघट करने से ऐसी जगहों पर इज्जत कम हो जाती है तो हम बेइज्जत ही अच्छे हैं। अच्छा बाबा, अब गुस्सा मत करो, चलो तुम्हें जैसे भी चलना हो चलो। अनन्या ने घूंघट करके नई साड़ी को पहन लिया और वो मोहित के साथ चली गई। कुछ ही देर में वो दोनों एक आलीशान पार्टी में चले गए। आओ अनन्या, आज मैं तुम्हें अपने बॉस की वाइफ से मिलवाता हूँ। तुम यहाँ पर तो घूंघट उठा ही सकती हो ना? चलो छोड़ो। सर, मीट माई वाइफ अनन्या। हेलो। हेलो हेलो मिस अनन्या, मैं आपके पति के बॉस की पत्नी हूँ। अच्छा। क्या कर रही हो अनन्या? What the hell? Oh gosh! मैडम शांत हो जाइए। ये क्या हरकत थी मिसेस मोहित? हमने क्या किया? अरे क्या आप नहीं पाते हो? यही तुम कैसी बातें कर रही हो, गवार औरत। तो पाद मारना भी गवार कहलाता है? अरे मैडम जी, ये जो आप सूट बूट पहने घूम रही हो ना, और पाद से इतना अलकसा रही हो जैसे कि आप अनर्थ हो गया हो। ये मत भूलो कि आप दोनों भी पादते हो। ये क्या बोल रही हो मोहित? माफ कर दीजिए बॉस, मुझे लगता है कि इससे पहले कोई बड़ा बवाल बने। चलो अनन्या, हम यहाँ से चलते हैं। अरे लेकिन क्यों? अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया है। इतनी जहरीली गैस छोड़ने के बाद भी तुम्हें खाना खाना है? ये गैस तो मूली के पराठों का कमाल है, वरना हमारा पेट तो अभी भी खाली है। अनन्या, चलो मेरे साथ। मोहित अनन्या का हाथ पकड़कर बाहर अपनी गाड़ी में ले आया और वो दोनों वापस से घर लौट गए। आप इतना जल्दी क्यों आ गए? तुमने काम ही इतना अच्छा किया कि मुझे लौटना पड़ा। अब मैंने क्या कर दिया? अरे अनन्या, तुम समझती क्यों नहीं हो? गांव देहात के आगे हमारे शहर के तौर तरीके बहुत अलग हैं। जानती हो, हमारे शहर में ऐसे सरेआम गैस छोड़ना बहुत ही बदतमीजी समझी जाती है। मैं मानता हूं कि ऐसा सब करते हैं, लेकिन कुछ काम पर्दे के अंदर किए जाते हैं। पहले तो गांव में शौच वगैरह भी खुले में ही कर लिया करते थे, तो क्या वो तरीका सही था? नहीं। तो ये मसला भी कुछ इसी तरह है। तुम देखना, आगे आने वाले समय में गांव के लोग भी तमीज सीख ही जाएंगे। अभी उन्हें समझ आया कि शौच खुले में नहीं, शौचालय में करना चाहिए। ऐसे वो ये हरकतें लोगों के बीच करनी छोड़ देंगे। अब तो मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मूली के पराठे मत बनाओ या फिर उन्हें मत खाओ, लेकिन प्लीज उन्हें खाने के बाद जो होता है उसे कभी किसी के सामने मत करना। अब तुम कुछ समझी? मैं समझ गई, माफ कर दीजिए मोहित जी, मैंने आपके बॉस को नाराज कर दिया। कोई नहीं, मुझे ही तुम्हें समझाना चाहिए था। चलो अब अंदर चलते हैं, आज मैं तुम्हें घर में ही दावत खिलाऊंगा। आप मेरी गलतियों को माफ करती हो तो आज मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब मैं भी इसी शहर के रंग में रंगूंगी, क्योंकि मेरी माँ कहती थी जैसा देश हो वैसा भेष रखने में ही भलाई होती है। बहुत अच्छे। मोहित अनन्या की बात पर खुश हो गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी घर के अंदर चले गए और मोहित ने घर पर ही ढेरों पकवान मंगवा लिए। अब अनन्या भी किसी के सामने जहरीली गैस नहीं छोड़ती थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे। लेकिन हाँ, अनन्या को आज भी मूली के पराठे बनाना और खाना बहुत पसंद था। उप्स, किसी ने नहीं देखा।